26 जुलाई को 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर यानी कुल मिलाकर बिहार की 4 सदस्यीय पुलिस टीम मुंबई पहुंचती है। 26 जुलाई को मुंबई में कोरोना के कुल 48,661 मामले थे, पर इन चारों को कहीं नहीं रोका जाता। पैदल, ऑटो, कार, टैक्सी, लग्जरी कार में चारों मुंबई भर में घूमते रहते हैं, कोई नहीं पूछता। पटना के एसपी विनय तिवारी 1 अगस्त को मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई में पहले से मौजूद अपने 4 साथियों की मदद के लिए 1 अगस्त को मुंबई में कोरोना के कुल मामले 57,118 थे, यानी 26 जुलाई के मुकाबले लगभग 9,000 ज्यादा। पर 26 जुलाई को बीएमसी को याद नहीं रहा कि बिहार से 4 पुलिस वाले आए हैं, उन्हें क्वारंटीन पर भेजना चाहिए। लेकिन 2 अगस्त को बीएमसी को याद रहा और उसने एसपी विनय तिवारी के हाथ पे मुहर लगाकर उन्हें 48 घंटे के लिए उनकी टीम से काटकर तन्हा कर दिया। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ। मुझे ऑर्डर दिया गया थाने का, तो मैं आया हूँ और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, तो मैं आने के पश्चात, गेस्ट हाउस में आने के पश्चात मैं काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब 2 राज्यों की पुलिस इस तरह सड़कों पर खुलेआम लड़ रही है। और तो और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच इस लड़ाई को दोनों ही राज्यों के नेता पूरे दमखम से आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। 45 दिनों तक कोई एफआईआर नहीं होना और पटना पुलिस के जांच की राह में लगातार रोड़े अटकाए गए। जिस तरह से विनय तिवारी को क्वारंटीन में भेजा गया। कानून के मुहाफिज खुद लड़ रहे हैं, पर कानून के नाम पर इस लड़ाई में कौन कितना कानूनी है और कौन गैर कानूनी, इसे कानून की किताब से ही समझते हैं। सबसे पहले इस एफआईआर को देखिए। ये एफआईआर पटना पुलिस ने दर्ज की है। इसमें तारीख, समय, शिकायतकर्ता सभी कुछ है, लेकिन ये वाला कॉलम खाली है। इस कॉलम में घटना की जगह लिखी जाती है, पर यहाँ न पटना लिखा है और न ही मुंबई। ये जगह अगर लिखी होती तो ये तय होता कि जहां घटना हुई है उसी इलाके की पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अब चूंकि सुशांत की मौत मुंबई में हुई है, तो कायदे से मामले की जांच का अधिकार मुंबई पुलिस के पास है, क्योंकि घटना स्थल उनकी सीमा में आता है। जो एलिगेशंस सुशांत सिंह के फादर ने अपनी पटना की एफआईआर में लगाए हैं, उन एलिगेशंस में कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि पटना में उसका होना पाया गया है। उस ऑफेंस का कमीशन ऑफ ऑफेंस जिसे कहते हैं, उस घटना के बारे में जो अपराध हुआ है वो वहां पर अगर होना पाया गया है तो वहां पे एफआईआर दर्ज होना जायज है। अदर कोई ऐसा कोई घटना होना पटना के क्षेत्र में या उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में होना नहीं पाया गया है, तो पटना पुलिस के द्वारा दर्ज की हुई एफआईआर लीगली वैलिड नहीं है। कानून के जानकारों की राय में ये कानून के हिसाब से उचित नहीं है। बिहार पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और फिर मुंबई पुलिस को उसके ट्रांसफ़र करना चाहिए था और मुंबई पुलिस उसकी जांच करती, पड़ताल करती। लेकिन अब कानून के जानकार यही कह रहे हैं कि अब कोर्ट को तय करना है कि बिहार पुलिस की ये कार्रवाई कानून की निगाह में कितनी उचित है, कितनी अनुचित। तो फिर बिहार पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज क्यों की और क्या इस एफआईआर की कोई कानूनी मान्यता है? तो जवाब है, बिल्कुल है। निर्भया केस के बाद 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने देश में 0 एफआईआर की शुरुआत की थी। इसका मकसद ये था कि कई बार शिकायतकर्ता शिकायत कराने एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा पाते, खासकर रेप और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों में। इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस 0 एफआईआर की शुरुआत की। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी एफआईआर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकता है, भले ही क्राइम कहीं और हुआ हो। जैसे आसाराम बाबू केस में दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पीड़ित लड़की ने एफआईआर लिखवाई थी। हालांकि पीड़िता के साथ रेप जोधपुर में हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर तब केस राजस्थान पुलिस के सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि घटना स्थल राजस्थान था। कानून कहता है कि 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद उस इलाके या उस राज्य की पुलिस को वो एफआईआर उस इलाके या राज्य की पुलिस को ट्रांसफर कर देना चाहिए जहां जुर्म हुआ हो। यानी इस हिसाब से एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की जांच के लिए पटना पुलिस को ये 0 एफआईआर मुंबई पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए थी, ताकि मुंबई पुलिस इसकी जांच करे।
यानी कानूनन जीरो एफआईआर के आधार पर पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर मुंबई जाकर मामले की जांच नहीं कर सकती और मुंबई पुलिस इसी कानून की दुहाई देकर बिहार पुलिस को जांच से दूर रखे हुए है। अगर गुना आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, उसको 0 नंबर का एफआईआर नंबर देकर वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। बिहार के भी कंप्लेंट्स कभी हमारे पास प्राप्त होते हैं तो गुना दाखिल किया जाता है और 0 का नंबर देकर बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सीआरपीसी का प्रोसीजर यही है, तो जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है। हालांकि बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज तक से बात करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस चाहती तो लिखित में ये दे सकती थी कि हम आपको जांच करने नहीं देंगे, न ही केस से जुड़े कोई दस्तावेज देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही पिछले 50 दिनों में सुशांत की मौत को लेकर कोई एफआईआर ही दर्ज की। अभी तक वो एडीआर पे ही अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं, यानी सुशांत की मौत को वो संदिग्ध नहीं मानते। वो टेक्निकल ढंग से ये बोल रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमने एफआईआर इसलिए किया, ये केवल मामला उतना ही तक नहीं है जो हमारे यहाँ लिख करके शिकायत की गई है, जिस पर ये एफआईआर हुआ है वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का कहना है कि चूंकि अभी तक सुशांत के परिवार में से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दी, न ही किसी पर शक जताया, इसीलिए एफआईआर की नौबत ही नहीं आई। हालांकि तफ्तीश अब भी जारी है। उनकी 3 बहनों का नीतू सिंह एंड करिश्मा एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई शक व्यक्त नहीं किया था। ये सभी स्टेटमेंट्स उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में हैं श्री ओपी सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे। जो जो उन्होंने बताया उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी किया गया। फिलहाल दोनों राज्यों के पुलिस आमने सामने है और नेता इनके पीछे पीछे। लगता है इस लड़ाई का अंत शायद 5 अगस्त को हो जाए, क्योंकि उसी दिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 13 और 14 जून की रात सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के पास है। मौत से पहले सुशांत गूगल पर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे। दिशा की मौत से सुशांत परेशान थे। दिशा से सुशांत सिर्फ एक बार मार्च में मिले थे। सुशांत के खाते से रिया के खाते में कोई पैसे नहीं गए। सुशांत के परिवार ने कभी किसी पर शक नहीं जताया। सुशांत की मौत के बाद पहली बार मुंबई पुलिस सामने आई। पहली बार मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत की वजह, जांच और दूसरे सबूतों के बारे में जानकारी दी। आइए मुंबई पुलिस की जुबानी ही सुशांत की मौत की कहानी सुनते हैं। सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने खुदकुशी कर ली थी। इससे सुशांत काफी परेशान थे, यहां तक कि उन्होंने अपने वकील को भी फोन किया। हालांकि सुशांत दिशा से सिर्फ एक बार मिले थे। डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सालियन से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी कि उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियन, तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस। सुशांत की मौत के बाद जब पुलिस ने उनके मोबाइल और लैपटॉप को खंगाला तो 2 बातें पता चली। पहली कि वो अपने बारे में गूगल में काफी सर्च कर रहे थे, और दूसरी वो कुछ बीमारियों के बारे में भी सर्च कर रहे थे। वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे और बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च करते थे नेट पे जाके। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये बात गलत है कि 13 और 14 जून की रात सुशांत के घर में कोई पार्टी हुई थी और इसमें कोई नेता आया था। 13-14 तारीख का जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है बिल्डिंग का, उससे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ पे पार्टी उनके घर में हुई थी। दोनों ही इन्वेस्टिगेशन में किसी पॉलिटिशियन का नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया है।
मुंबई पुलिस के मुताबिक 16 जून को सुशांत के पिता और उनकी 3 बहनों के अलावा उनके बहनोई के भी बयान दर्ज किए गए थे। इन लोगों ने अपने बयान में यह माना था कि सुशांत का इलाज चल रहा है। 3 बहनों का नीतू सिंह एंड करिश्मा एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। ये उन्होंने अवश्य कहा था प्रत्येक ने के स्टेटमेंट उन्होंने अपनी जान ली है। ना तो उन्होंने कोई मर्डर का आरोप किया, ना कोई उन्होंने सस्पिशन बताया। पुलिस ने यह भी बताया कि सुशांत की मौत को लेकर वो अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। इनमें प्रोफेशनल राइवलरी, करियर डैमेज करने, पैसों की हेरफेर, रिश्ते और मेडिकल ट्रीटमेंट शामिल है। हर एंगल को इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंगल था, हेल्थ रिलेटेड एंगल था। सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है। हमारे डीसीपी उसे पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं और ये अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्होंने सुशांत के बैंक खातों की भी जांच की है, लेकिन अब तक जांच में ये कहीं भी सामने नहीं आया कि सुशांत के खाते से रिया के खाते में पैसे गए। टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे, उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनकी एफडीज में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस अब तक 56 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि न तो जांच अभी पूरी हुई है और न ही वो किसी नतीजे पर पहुंची है। अगर मुंबई पुलिस की माने तो पिछले कुछ वक्त से सुशांत सिंह राजपूत 5 अलग अलग डॉक्टरों के संपर्क में थे। इन्हीं डॉक्टरों से सुशांत का इलाज चल रहा था। इलाज के सारे पेपर सुशांत के घर से ही मिले। मुंबई पुलिस ने इन डॉक्टरों से लंबी पूछताछ की। अब आइए समझते हैं कि मौत से पहले सुशांत जिन बीमारियों के बारे में गूगल पर सर्च कर रहे थे वो हैं क्या। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुशांत ने अपने अलावा सबसे ज्यादा 3 चीजें गूगल पर सर्च की थी: बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और पेनलेस डेथ। इसके तहत इंसान का मूड बहुत जल्दी बदलता है। वो अचानक उदास हो जाता है या बहुत ज्यादा उत्तेजित, यानी पल में उसकी सोच बदलती रहती है। इसके तहत इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति और अपने बर्ताव पर काबू नहीं रख पाता, यानी मौत के वो तरीके जिसमें दर्द न हो। मुंबई पुलिस के मुताबिक खुद सुशांत के घर वालों ने 16 जून को जो बयान दर्ज कराए उसमें यह बात कबूल की थी कि सुशांत का इलाज चल रहा है और वो काम को लेकर भी परेशान थे।